नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की। बात करेंगे उसकी। दोस्तों 109वां एपिसोड आपको दिखाने जा रहा हूं और इस बार जिस सज्जन से मिलवाऊंगा, आप मिलने के बाद आप कहेंगे यार ये कहां से ढूंढ कर ले आए। और जो ये सज्जन है, आपको बता दूं, वैसे तो ये ऑलराउंडर है। इनके सर्कल में अधिकतर लोग सब इनको बोलते हैं यार आप बिल्कुल ऑलराउंडर हो, कुछ भी करवा लो इनसे। इनसे अब बात करें तो गाना गवा सकते हैं आप, गायक भी हैं ये, हास्य कलाकार है और अंक ज्योतिष भी जानते हैं। और उससे बढ़िया आपको बताऊं, ये एक अधिवक्ता हैं टैक्सेशन के। अगर बात करें टैक्सेशन के बारे में, पूरा ज्ञान है। और उसके अलावा जब हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, इनको जब हल्का हल्का खुरचना शुरू करेंगे, तब इनके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं ना, वो बाहर आ जाएंगी। और जब ये प्रतिभाएं बाहर आएंगी तो आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेंगी। आपको बता देता हूँ, अगर आपको जिनसे मैं मिलवा रहा हूँ, आपने इनको इंस्टाग्राम पे देखा होगा। आपको बता दें 36,000 फॉलोवर हैं इनके इंस्टाग्राम के ऊपर। FB पे भी, FB फेसबुक पे जाएंगे, इनको देखेंगे 20,000 वहाँ मिलेंगे। और उसके बाद करें यूट्यूब चैनल भी बना रखा है। मतलब भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है उसको छोड़ दिया हो, हर चीज़ को छुआ है। और जैसे हम छूते हैं ना चाय की चुस्की में, और बात करते हैं उसकी। आज यही जो प्रोग्राम दिखाने वाला हूँ, पूरा एकदम से अल्टीमेट, और पूरा देखना पड़ेगा एक बार फिर आपको। दोस्तों हम चाहेंगे कि आप इस प्रोग्राम का आनंद लेते लेते साथ के साथ शेयर करते चले जाएं और कमेंट्स करते चले जाएं। आपको कौन कौन से डायलॉग अच्छे लगते हैं, कौन कौन सी जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगती है, शेयर जरूर करिएगा। चलिए बात करते हैं, हम करनाल के जाने माने अधिवक्ता हैं सुरेंद्र रोहिला से। राजनीति से भी जुड़े हैं, ये बात तो मैंने आपको अभी बतानी थी। चलिए बात कर लेते हैं। दोस्तों मेरे साथ जुड़ चुके हैं अधिवक्ता सुरेंद्र रोहिला जी। रोहिला जी, आपका अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुखीजा जी, जो आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपके इस इतने बड़े प्रोग्राम जो इतना मशहूर हो चुका है पूरे इंडिया में, उसमें आपने मुझे आने का मौका दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रोहिला जी, आपके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलराउंडर कहते हैं आपको, ये ऑलराउंडर में क्या 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 चीज़ें जुड़ी हैं आपके जीवन में? सुखीजा जी, मैं मानता हूँ ये सब इंसान के अंदर जो भी क्वालिटीज़ होती है, ये सब खुदा की देन है। इसमें इंसान का अपना कोई रोल नहीं होता। अभी आपने बताया कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, और स्टार्स की जो रेज़ इंसान के अंदर पड़ती है तो इंसान वैसे ही बन जाता है। अब मैं चंद्रमा से ज़्यादा प्रभावित हूँ, इसलिए ये तरह तरह की जो कलाएँ जो आपने बताई, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया से मैं जुड़ा हुआ हूँ, 36,000 फॉलोवर्स हैं, उसका कारण वही है। ये सब चंद्रमा का चमत्कार है। चंद्रमा का खूबसूरती भी मेरे को लगता है वही है जी। खूबसूरती तो मैं नहीं कह सकता, एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, और सोशल मीडिया पर दोस्तों का प्यार पूरे भारत से क्या, पाकिस्तान से मेरे 1,000 के करीब फॉलोवर्स हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि हम यहाँ पर दिन रात सुनते हैं हिंदू मुसलमान, और वो पाकिस्तान के मुसलमान हमको जब मिलते हैं तो इंट्रोडक्शन पे सबसे पहले वो राधे राधे बोलते हैं। आपको हैरानी होगी जानकर। ये कैसे पता लगता है कि वो वाकई पाकिस्तान से है? अरे वो बताते हैं, उनके आईडीज़ हैं। वो बोलता है मैं कराची से हूँ, मैं लाहौर से हूँ, मैं आपका फ़ैन हूँ, मुझे आपके वीडियोस बड़े अच्छे लगते हैं। वो बात करते हैं तो पता लगता है, क्योंकि वो लाइव पर बैठे होते हैं, आमने सामने बात होती है वीडियो पे। अच्छा। हाँ, पब्लिकली बात होती है। नीचे बहुत सारे लोग, 50-40 लोग नीचे बैठे रहते हैं, वो अपने कमेंट करते हैं और हम लोग उनका जवाब देते रहते हैं। हंसी मजाक की बातें चलती रहती हैं। रोहिला जी, ये पाकिस्तान का नाम लेके वो सीमा हैदर वाला मामला याद आ गया। कभी किसी चक्कर वक्कर में तो नहीं पड़ गए आप? देखिए, वो तो बैलेंस अंजू ने बराबर कर दिया।
अच्छा। उन्होंने कहा भाई सीमा हैदर उन्होंने भेजी है तो अंजू यहाँ से भाग गई, हिसाब किताब बराबर हो गया। और ये तो चलता ही रहेगा। अभी देखिए पोलैंड से एक लड़की आई है, अच्छा। उसने आकर के छत्तीसगढ़ के एक लड़के से शादी की। तो सारा जो संसार है अब धीरे धीरे अपनी सीमाएं तोड़ रहा है। लोग मिलना चाहते हैं लेकिन ये कुछ हमारी सीमाएं हैं राजनेताओं की जो कि बंदिशें लगाए हुए हैं। रोहिला साहब, ये रोहिला से रंगीला मुझे लग रहा है आप उस तरफ जा रहे हो। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये रंगीन स्वभाव होता है। मैंने अभी जैसे बताया कि ये चंद्रमा की वजह से होता है इंसान का और शुक्र की वजह से होता है, तो उससे ये स्वभाव बनता है। और मेरा ये असूल है कि मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करता ही हूँ, लेकिन मैं दूसरे जो मेरे साथी हैं या जो लोग मेरे पास आते हैं मैं उनको खुश करने की कोशिश ज़्यादा करता हूँ, तो उससे मुझे और खुशी मिलती है। ये दोनों ग्रह जो आपने बताए, चंद्रमा और शुक्र, ये दोनों बड़े इंटरेस्टिंग हैं। जीवन के अंदर रोमांटिक बना देते हैं आदमी को। जी, रोमांटिक तो बनाते हैं, खुशहाली भी देते हैं और आपके स्वभाव को ही ऐसा बना देते हैं कि आपके जो दोस्त हैं, आपके साथी हैं, वो आपको बहुत पसंद करने लगते हैं। मतलब तनाव जिंदगी में आने नहीं देते। ये दूसरों का तनाव भी दूर करते हैं, अपना तो आने नहीं देते। अपना भी पहले अपना दूर करते हैं, फिर दूसरों का करते हैं। हाँ, आपने लाफ्टर चैलेंज पे देखा होगा, जो कलाकार आते हैं वो भी कुछ इसी प्रकार के हैं। तो वो कितना देश का उन्होंने हंसा कर तनाव दूर किया है। कपिल शर्मा ये काम करता है, इस तरह से और बहुत से कलाकार हैं वो कर रहे हैं। आप भी कर रहे हो। आप इंस्टाग्राम पे आपके बड़े वीडियोस आ रहे हैं, दबादब 2000 रुपये का नोट किसको दे रहे थे, कौन ले रहा है, क्या मामला है वो? देखिए इस तरह के वीडियोस चलते रहते हैं। 2000 का नोट बंद कर दिया सरकार ने। मेरे 650 से ज़्यादा वीडियोस हैं और उसमें हर तरह के, ज़्यादातर मैं फ़नी वीडियोस बनाता हूँ। हाँ, हंसी मजाक के वीडियो चलते रहते हैं। वैसे मेरा एक और असूल है कि दुश्मनी लाख सही ख़त्म ना कीजिए रिश्ता, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए। क्या बात है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये शुरुआत है, आगे जब चर्चा चलती जाएगी ना तो आपको आनंद आता जाएगा। ये चाय की चुस्कियाँ मारते हो आप। देखिए चाय तो जो है ना एक मोहब्बत का पेय है हिंदुस्तान में, ख़ास तौर पे जो अंग्रेज़ लोग हमें तोहफ़ा देके गए, सबसे बेहतरीन तोहफ़ा ये है चाय का। आज घर घर में चाय पी जाती है, मेहमान को चाय पिलाई जाती है और जब कोई नहीं पिलाता तो उसको गालियाँ इस बात की पड़ती है कि चाय तक नहीं पूछी गई। तो अब आप सोचिए कि चाय कितनी इम्पोर्टेंट है और आपने तो इसके ऊपर इतना शानदार एपिसोड तैयार कर दिया। टाइटल कैसा लगा? चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। बहुत ही खूबसूरत है टाइटल है आपका। और आज 109वां एपिसोड आप बना रहे हैं। आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आपका चैनल इसी तरह से फलता फूलता रहे और ये आपका प्रोग्राम तो बुलंदियों को छू रहा है और आगे भी छुएगा। बिल्कुल, धन्यवाद है रोहिला साहब। आपने थोड़ी सी बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा कर दी। ये प्रशंसा आप लोगों की वजह से है दोस्तों, क्योंकि आप देखते हैं, आप शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं और इस प्रोग्राम को पूरा देखकर जानकारी भी लेते हैं। रोहिला साहब पेशे से अधिवक्ता हो और इनकम टैक्स के अंदर डील करते हो और आजकल ये सीजन भी चल रहा है, लगातार रिटर्न्स लोग भर रहे हैं, तो क्या क्या कहना चाहेंगे कि इनकम टैक्स को लेकर? देखिए इनकम टैक्स का मैं वकील हूँ, टैक्सेशन का। इसमें टैक्सेशन में जीएसटी सब आ और जाते हैं। इनकम टैक्स दोनों आ जाते हैं। मैं 6 बार अपनी बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा हूँ अलग अलग टाइम में। और वक्त बदलता है, बदलाव आते हैं। पहले हरियाणा जनरल सेल टैक्स एक्ट हुआ करता था, उसके बाद वैट आया, आजकल जीएसटी चल रहा है। लेकिन आज 6 साल गुजर जाने के बाद भी ये सरकार अपनी वेबसाइट्स के ऊपर काबू नहीं पा सकती। अच्छा। इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। अब देखिए इनकम टैक्स की जो नई वेबसाइट बन रही है, इसमें सभी एडवोकेट्स परेशान हैं, व्यापारी परेशान होते हैं। चलते चलते बीच में वेबसाइट बंद हो जाती है। अच्छा, सर्वर टूट जाता है बीच में। सर्वर टूट जाता है, कभी कोई फार्म डाउनलोड होना बंद हो जाता है, लोग बैठ जाते हैं। और जब वकील और सीए डिमांड करते हैं कि इसकी डेट बढ़ाई जाए, तो मोदी सरकार को इतना मज़ा आ गया जुर्माने लेने में कि 1000 रुपये जुर्माना 5 लाख से कम रिटर्न पर लगेगा और 5000 रुपये जुर्माना
आपको लगेगा जिनकी आय 5 लाख से ऊपर है, टैक्स पेयर कर रहे हैं। हाँ, उन लोगों को लगेगा। तो उनको जुर्माने में ही करोड़ों रुपए आ रहे हैं, तो वो कहते कोई बात नहीं, अगर गलती है तो चलने दो। वो कहते किसी नू मादी दाल स्वादी दे, किसी नू बादी, वही काम हो गया। जनता तो पिस रही है। जी, जनता पिस रही है और इसका खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ता है। हर तरह के जो टैक्स है वो एट लास्ट जाकर जनता पे ही पड़ते हैं, जनता भुगतती है। रोहिला साहब, ये बड़ा मामला पीछे ध्यान में आया कि टैक्स, जीएसटी की बात करें तो जीएसटी भी लास्ट में जो प्रोडक्ट परचेज करता है उसको देना पड़ता है, पिस वही जाती है जनता। ये क्या जीएसटी कैसे बन गया? देखिए, जीएसटी था या वैट था, जो भी था, सबका पर्पज़ एक ही है और टैक्स तो जनता ही देती है। जो आप देखते हैं कि मैन्युफैक्चरर है या आप देखते हैं कि होलसेलर है, रिटेलर है, वो तो माध्यम है सरकार के टैक्स की कलेक्शन करने के लिए। वो कलेक्ट करके सरकार तक पहुंचाते हैं, लेकिन पिसती तो जनता ही है। कर है, यानी कर अंग्रेजों के टाइम में भी हुआ करता था, कर वसूली। देखिए, टैक्स ज़रूरी भी होता है, क्योंकि सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा तो वो इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स कैसे बनाएगी, बड़े बड़े पुल सड़कें कैसे बनाएगी, और जो एक एक एमपी को ये करोड़ों रुपए का खर्चा उसके ऊपर होता है, वो कैसे करेगी। तो रोहिला साहब, टैक्स की बात है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर छिड़ गया ये वाला। बात तो कुछ और चलनी थी, चल गया ये वाला। तो इसमें बात करें कि जो टैक्स भरने वाले लोग हैं, आज कहते हैं 140 करोड़ की पॉपुलेशन इंडिया की हो गई है, जनसंख्या 140 करोड़ हो गई है, और उसका परसेंटेज देखा जाए तो 5% लोग भी टैक्स पेयर नहीं कर पा रहे हैं। ये इस पे क्यों नहीं जागृति आ रही, क्यों नहीं जागरूक किया जा रहा? देखिए, 140 करोड़ नहीं, हम चाइना को क्रॉस कर चुके हैं और मुझे लगता है कि अब 145 करोड़ से ज़्यादा हैं। और ये हालात तब है जब मैंने सुना है कि यहाँ ज़्यादातर पति पत्नी की आपस में बनती नहीं है, तब हम वर्ल्ड में नंबर 1 हो गए हैं। आप सोचिए, अगर पति पत्नी की आपस में बनती होती तो क्या होता। नहीं, ये इंस्टाग्राम वाला जोक तो नहीं है। नहीं, आप सोचिए, आप नंबर 1 पे आ चुके हैं हम लोग, कैसे कंट्रोल होगा ये। लेकिन आ चुके हैं, सरकार को चाहिए कि मैन पावर का इस्तेमाल करे, जैसे चाइना ने किया है। चाइना ने वहाँ का मैन पावर का इस्तेमाल किया, अपने लोगों का इस्तेमाल किया, उनको रोज़गार दिया, और उसके बाद चाइना पूरे वर्ल्ड में छा गया। घर घर में चाइना का सामान पड़ा है। आप हमारी टेबल देख लीजिए, अपना घर देख लीजिए, अपनी किचन देख लीजिए, हर चीज़ आपको चाइना की मिलेगी। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं मैं कर रहा, ये पूरे वर्ल्ड में। मैं ऑस्ट्रेलिया में गया, वहाँ भी घर घर में सामान पड़ा है। पूरे वर्ल्ड के अंदर ये पोजीशन है। रोहिला साहब, एक बात है, गायक भी हो आप, मैंने कई बार आपके इंस्टा पे गाने सुने हैं बड़े लाजवाब से। बड़ी ये सुरीली सी आवाज़ कहाँ से पैदा कर दी आपने? देखिए, मेरी आवाज़ कोई गायक वाली नहीं है, सुरीली आवाज़ मेरी नहीं है, लेकिन बस यूँ ही कभी कभी गुनगुना लेते हैं तो यारों की महफिल में खुश हो जाते हैं दोस्त। तो हमें कैसे खुश करना पाओगे? मेरे दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको कैसे खुश करना पाओगे? देखिए सुखीजा जी, आप बड़े धर्म संकट में डाल रहे हैं। लगता है आप कोई गीत सुनना चाहते हैं। ये धर्म संकट तो नहीं है, मनोरंजन की बात है। सावन का महीना, पवन करे शोर, जिया झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। अरे शोर नहीं बाबा, शोर। ये डायलॉग भी तो है बीच में। हाँ बिल्कुल है। क्या डायलॉग क्या है? वो है शोर नहीं बाबा, शोर शोर। उच्चारण का बड़ा फर्क है दोस्तों। हिंदी में शब्दों का उच्चारण, संस्कृत में भी उच्चारण होता है। जिस चीज़ का उच्चारण सही हो जाएगा वो दिमाग में घुस जाएगी, और उसके जो स्पेलिंग्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं लिखने में बड़ी आसानी रहती है। तो रोहिला साहब, आप बड़े इंटरेस्टिंग व्यक्ति हैं और बड़े सज्जन। जैसे कि आपकी गिनती की जाती है कि हास्य कलाकारों के अंदर भी आपने बड़े काफ़ी इंस्टाग्राम के ऊपर 600 से ऊपर वीडियोस बना दी हैं मेरे ख्याल से। क्या कितने वीडियोस बना दी हैं? मेरे करीब 680 के करीब वीडियोस हैं। उसमें हास्य के ज़्यादा हैं, और उसके अलावा जो गाने चलते हैं इंस्टाग्राम पर या ड्यूट चलते हैं, उन सब के मिला करके इतने वीडियो बन गए। ऐसे आइडिया कहाँ से लेते हैं ये सब?
आइडियाज़ तो देखिए दुनिया के अंदर आइडिया मिलता है। आप जिधर जाते हैं वहाँ से हास्य बिखरा पड़ा है, आप कहीं से भी उठा लीजिए, तो उसी की हम रील बना देते हैं, वीडियो बना देते हैं और लोग उसको पसंद करते हैं, खुश हो जाते हैं। रोहिल्ला साहब, आपके जीवन की बात करूं, ये बड़े नीमन से परिवार से आप उठे हो और बड़ा स्ट्रगल करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं, एक नाम कमाया आपने। जिस तरह से 6 बार आप कर बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं, ये सब सफलता कैसे मिलती चली गई? इसमें कोई विशेष इंसान का खुद का योगदान नहीं होता। इंसान कर्म करता है और अपने आप सब कुछ होता चला जाता है। कुछ स्पेशल टारगेट अगर आप रखेंगे, उस टारगेट को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप कर्म कीजिए और आपको फल अपने आप मिलता चला जाएगा। जैसे आपने बड़ा स्ट्रगल किया, मैंने तो आपको देखा कभी स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे, आज कार पे, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। क्या लगता है, क्या कर्म से ही आगे बढ़े हैं या फिर न्यूमेरिकल ज्योतिष का भी प्रभाव रहा है? देखिए, सबसे बड़ा प्रभाव तो आपके सितारों का रहता है और उसके बाद कर्म है। जैसा कि आप सुनते आ रहे होंगे शुरू से कि कर्म प्रधान होता है, तो जब आप कर्म करते हैं तो उससे सितारे भी अपनी चाल बदल देते हैं। लेकिन सितारों का भी बड़ा एक अहम रोल है। कुछ ही लोग हैं जो कर्म से सितारों की चाल बदल देते हैं, वरना 99.9% लोग तो सितारों के प्रभाव में ही काम करते रहते हैं। जो नंबर मिलते हैं आपस में, लोग बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। गाड़ी का नंबर ये चाहिए, घर का नंबर ये चाहिए और टेलीफोन नंबर ये चाहिए, मोबाइल नंबर ये चाहिए। ये नंबर का खेल क्या है? सुखीजा जी, ये हर आदमी का लाइफ का एक ड्राइवर नंबर होता है और एक कंडक्टर नंबर होता है और उसी नंबर से उसकी लाइफ चलती है। अच्छी या बुरी, स्ट्रगल है या इंजॉयमेंट है, वो उन्हीं नंबरों से चलती है। और उन नंबर्स के कुछ नंबर्स एनिमी नंबर्स होते हैं, कुछ नंबर्स फ्रेंडली नंबर होते हैं। तो ये सब विश्लेषण करने के बाद ही लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं कि मुझे फ़लाँ नंबर मोबाइल का चाहिए या फ़लाँ कार का नंबर चाहिए। इस तरह से वो देखते हैं। कैसे जोड़ते कैसे हैं नंबर? 1 से 10 के बीच में ही रहते हैं या उससे पार भी चले जाते हैं? नहीं, नंबर तो हमारे सिर्फ 1 से लेकर 9 तक ही हैं। तो उसको जोड़ के ही आप लाखों करोड़ तक जाते हैं, लेकिन नंबर 1 से 9 तक ही होते हैं। उसी में से ही निकलता है अंक। हाँ जी, क्योंकि हमारे 9 ग्रह हैं ना, तो 9 ग्रह के हिसाब से सिर्फ देवियाँ भी हैं जी। वो तो आप कुछ भी जाके जोड़ लीजिए। 9 देवियाँ, 9 ग्रह जी, 9 ग्रह हैं। तो फिलहाल 9 ग्रहों के हिसाब से ही सब कुछ चल रहा है। रोहिल्ला साहब की एक बात और बताता हूँ, ये छुपे रुस्तम भी है। आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया, छुपे रुस्तम भी है। छुपे रुस्तम इसलिए हैं क्योंकि ये राजनीति के अंदर भी बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। कभी भाजपा से जुड़े थे और कभी राजकुमार सैनी से भी। राजकुमार सैनी से अभी तक जुड़े हैं मेरे ख्याल से आप? देखिए, अभी मैं करीब पिछले 2-2.5 साल से बिल्कुल न्यूट्रल हूँ, किसी पार्टी में मैं नहीं हूँ। और जो मेरा फ़र्ज़ है एक सिटीजन के तौर पर, मैं सरकार के गलत कामों की आलोचना करता रहता हूँ और ये हर सिटीजन को करना चाहिए। जो लोग सरकार के गलत काम होते हुए भी उनकी तारीफ़ करते रहते हैं या जो आलोचना कर रहा है उसकी आलोचना करते रहते हैं, मेरे हिसाब से वो लोग खुद ही गलत हैं। आलोचक प्रशंसक भी हो आप? प्रशंसक हम हैं। जो काम सरकार अच्छा करती है, हम सब ने मिलकर जो सरकार को बनाया है उनको अच्छे काम करने के लिए बनाया है। अगर वो कोई अच्छा काम करती है तो ये नहीं है कि आप ढोल पीटने शुरू कर दो कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उनकी ड्यूटी है ये अच्छा काम करना। तो रोहिल्ला साहब, ये जानना चाहते हैं अच्छे काम कौन कौन से सरकार ने किए हैं और फिर उसके बाद आलोचना वाले भी सुन लेंगे आपसे। देखिए, काम तो लगभग सभी आलोचना वाले ही किए सरकार ने, लगभग सभी। मैंने कहा है, मैं कह रहा हूँ 370 हटाइए। 370 हटाना एक बहुत ही अच्छा कदम सरकार का है। 3 तलाक ख़त्म करना ये सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है। क्या बात है। और राम मंदिर अयोध्या जी में बना दिया। राम मंदिर बनाने का काम और मंदिर हटाने का काम सरकार का नहीं है और ये सरकार का दखल अंदाजी इसमें होनी भी नहीं चाहिए। इसके बारे में तो जनता काम करती है। जनता जिस धर्म को मानती है, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, इसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं। अगर सरकार किसी एक धर्म को ऊपर उठाती है और दूसरे धर्म को डाउन करती है तो वो सरकार बिल्कुल निकम्मी है, उसको तुरंत बदल देना चाहिए। जैसा आपको खेलों में भी बड़ा इंटरेस्ट रहा है? खेल बचपन में खेलते रहे,
लेकिन आजकल तो सभी बड़े बड़े कलाकार एक्टर बोल रहे हैं कि खेलो रम्मी, जीतो रम्मी। ऑनलाइन हो गया सारा, लोगों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इसकी आलोचना होनी चाहिए। इसकी आलोचना नहीं, ये बंद होना चाहिए हिंदुस्तान में। और मैंने सुना है कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है, इसको बंद करने की दिशा। कोई सरकार से मांग मूंग करना चाहिए। बिल्कुल, ये जो खेलो रम्मी, जीतो रम्मी, ऑनलाइन गेमिंग के जितने भी प्रोग्राम हैं, मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि इन्हें तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, क्योंकि इसमें लोग बर्बाद हो रहे हैं, लूट रहे हैं। और ये लालच दिखा करके, और इसमें छोटे छोटे बच्चे, नौजवान बच्चे ज़्यादा हैं जो इस मकड़ जाल में फंस रहे हैं, उनको बाहर निकाला जाए। रोहिला साहब, बात करें जिस तरह से आप अधिवक्ता हैं टैक्सेशंस के, तो कैसा रहता है आपका काम? किस तरह से लोगों को गाइड करते हैं टैक्स के बारे में, जीएसटी के बारे में? और कई टैक्स लग जाते हैं, कहीं शराब के ऊपर टैक्स लग जाता है तो कहीं हट जाता है, पेट्रोल के ऊपर जीएसटी लग जाता है। इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, आपने शराब की बात की। शराब पीने वाला सबसे बड़ा सच्चा देशभक्त है मेरी नज़र में। ओहो, अच्छा। क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है और कभी बेचारा उफ तक नहीं करता। उसके अलावा दुनिया शोर मचाती है, ये चीज़ महंगी हो गई, सिलेंडर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। आपने देखा है कभी किसी शराबी को आंदोलन करते हुए? शराबी कभी आंदोलन नहीं करता, वो तो चुपचाप बेचारा जाकर ले आता है जितना टैक्स है। अब कोरोना में सबसे बड़ा योगदान शराबियों का रहा। शराबियों ने देश की सेवा की। अगर वो इतनी शराब ना खरीदते तो इसका देश का चलना ही मुश्किल हो गया था। आप इसको मजाक भी समझ सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है बहुत बड़ी। कड़वी सच्चाई है। नहीं, कड़वी नहीं, मीठी है। मीठी है। शराब तो कड़वी होती है। शराब कड़वी है, लेकिन सच्चाई मीठी है। इस शराब पीने से पहले के डायलॉग है या बाद के? देखिए, मैं शराब अक्सर नहीं पीता, लेकिन कभी अगर कोई कहा नहीं आप पीते। नहीं, आपने कहा पीने से पहले के डायलॉग है, बाद के। मैं शराब अक्सर नहीं पीता, लेकिन कभी कोई दोस्त आ जाए तो मैं पी लेता हूँ। और आप जानते हैं, दोस्त मेरे पास रोज़ ही आते रहते हैं। लगातार लाइन लगी रहती है। जी जी, मिलने वाले। कैसा लगता है? इतने चाहने वाले, बड़ा अच्छा लगता है। भाभी से भी झगड़ा हो जाता है कभी आप? हाँ, कभी कभी भाई, इंसान है, झगड़ते हैं। किस बात पे हो जाता है? अरे, नोक झोंक चलती रहती है पति पत्नी की, और ये चलती रहनी चाहिए। ये और प्यार बढ़ाने के लिए बीच में थोड़ा थोड़ा झगड़ा ज़रूरी होता है। अगर झगड़ा नहीं होगा तो आपका प्यार जो है वो कड़वा हो जाएगा। तो रोहिला साहब, मैं जो बात कर रहा हूँ, आप जिस शहर में रहते हैं उसकी क्या स्थिति है? आप अधिवक्ता हैं, आपको ये ज़्यादा मालूम है, थोड़ा सा क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, सीएम सिटी में हम रहते हैं और मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ के एमएलए हैं। ये अलग बात है कि वो यहाँ की जनता की सुनते नहीं हैं। अच्छा। ये अलग बात है। उन्होंने अपने प्रतिनिधि बिठा रखे हैं यहाँ सुनने के लिए। उनके प्रतिनिधि बहुत अच्छे हैं, ये मैं कहना चाहूँगा। सुनते हैं सबकी? वो सबकी सुनते हैं। उनकी आगे सरकार में कोई सुने या ना सुने, उनके कहने से आगे काम हो या ना हो, लेकिन वो जनता की बड़े प्यार से सुनते हैं। तो वो फिर प्रतिनिधि को देना चाहिए या कैंडिडेट को, मनोहर लाल जी को? देखिए, अगर प्रतिनिधि चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित ही मुझे लगता है कि प्रतिनिधि जीतने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, ज़्यादा सक्षम होंगे। जी, वो सुनते हैं, क्योंकि वो सबके सुनते हैं और उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। मुस्कान बिखेरते हैं, प्यार से बातें करते हैं सबके साथ। दोस्तों, जान लेते हैं, क्योंकि जब किसी ज्ञानवान व्यक्ति से बात होती है तो उससे जान लेना चाहिए। रोहिला जी, मेरा सवाल मन में आ रहा था, देश की स्थिति क्या है? देश पता लग रहा है कर्ज में डूब रहा है या इकोनॉमिकली बेनिफिट में है, क्या है क्या? देखिए सुखीजा जी, आपका चैनल इस तरह का है जो कि सच्चाई बताता है, और आजकल सच बोलना लगभग मुझे लगता है गुनाह हो गया है। ख़ास तौर पे भाजपा की सरकार में, मोदी की सरकार में सच बोलना एक गुनाह हो गया है। देश पर कर्ज 1,55,000 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि 2014 में सिर्फ 55-60 हज़ार करोड़ के आसपास था। टैक्स बहुत ज़्यादा मिल रहा है। पेट्रोल पर टैक्स, पेट्रोल, कच्चा तेल बहुत डाउन आया, उसके बावजूद भी पेट्रोल 95-90 रुपये से कम नहीं आया। उस पर सरकार जनता को निचोड़ रही है। ऐसे अच्छा, जनता को पूरा निचोड़ा गया। बाहर से भी कर्ज ले लिया गया, उसके बावजूद भी देश की हालात खस्ता है।
2014 से पहले सिर्फ 20 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे थे। आज 80 करोड़ लोग गरीब हो गए हैं। और आप देखिए, हजारों फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, कारखाने बंद हो चुके हैं, बेरोजगार हो चुके हैं, लोगों को नौकरी नहीं मिलती। लोग 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार की नौकरी ढूंढने के लिए मजबूर हो रहे हैं, वो भी नहीं मिल पा रही उनको। अगर आप आज चौक पे खड़ा होकर के बोल दें कि मैं 10,000 रुपये की नौकरी देने के लिए तैयार हूँ, तो आप 2 घंटे में 10 ट्रक भर के लोगों के ले जा सकते हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि देश गर्त में जा रहा है। सिर्फ विदेशों में जाकर अपने 2000 आदमी इकट्ठे करके तालियां पिटवाने से देश की तरक्की नहीं होती। आप डॉलर देखिए, 60-65 रुपये का डॉलर था, आज 82-84 रुपये का डॉलर हो गया। ये देश की व्यवस्था को दर्शाता है, देश के हालात को दर्शाता है। प्राइम मिनिस्टर ने तो बिल्कुल सीधा सीधा कह दिया कि हमारी मुद्रा में अगर हमारे से काम करो, अपनी मुद्रा में अपने से करो। देखिए, वो आत्म प्रशंसा में इतने लीन हैं कि हर जगह उनके आदमी मोदी 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 चिल्लाते रहते हैं। लेकिन जो साइड में खड़े होकर लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, जो उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं, उनको तो हमारा मीडिया भी दिखाने को तैयार नहीं है। और आप ऐसी बातें बताएंगे जो मैंने बोली हैं पब्लिक को, सरकार को, तो कल को पता नहीं आपके साथ भी कुछ हो सकता है। मेरे साथ क्या होगा? थोड़ा ध्यान रखिए। हेलमेट में तो मैं डालता ही हूँ। जी जी, नहीं, आकर्षण बेल्ट भी लगाता हूँ गाड़ी की। जी, आकर्षण उपल जी को आप जानते हो, करनाल में जब से आकर्षण उपल के साथ ये हालात पैदा हुए हैं, हो सकता है कि उसने कुछ गलती की हो, लेकिन इतनी बड़ी गलती उसने नहीं की जितनी बड़ी सजा उसे मिल रही है। नीलेश, बात करें आपके जीवन के अंदर कोई ऐसा ब्यूटीफुल लम्हा आया हो या कोई ऐसी घटना घटी हो जिससे आपको बहुत बड़ी प्रेरणा या कोई सीख मिली हो? देखिए, काम तो मैंने कई किए हैं, बड़े बड़े काम मैंने खुद किए। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा मैंने बनवाया था, अकेले आदमी ने। अच्छा। मैंने करीब 100-150 आदमियों को पूरे भारत से इकट्ठा किया था दिल्ली के अंदर, और वहाँ पर प्रस्ताव पास करवाया था। उस बैठक के अंदर राजकुमार सैनी भी मौजूद थे और अमित शाह जी को वो प्रस्ताव दिया। तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह जी। उसके बाद 2 बार मीटिंग की, तो वो लोग मोर्चा बनाने के लिए तैयार नहीं थे। आपको जान के हैरानी होगी कि राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामलाल जी ने मुझे कहा कि रोहिला जी, आप ये ओबीसी का मोर्चा बनवा रहे हैं, आपने काफ़ी प्रेशर डलवा दिया है पूरे भारत से लोगों को इकट्ठा करके। हम ये मोर्चा बनाने से डरते हैं कि कल को ये मोर्चा पार्टी से बड़ा हो सकता है, क्योंकि 54% संख्या है ओबीसी समाज की। ये विचार राष्ट्रीय संगठन मंत्री के, जब लोग ऐसा सोचेंगे एक गरीब समाज के लिए, तो वो भला कैसे कर पाएंगे? और वो दावा करते हैं कि हम पिछड़े वर्ग का भला करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर बिठा दिया। एक मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे कहा कि मुझे इतनी भी पावर नहीं है कि मैं एक एग्जीक्यूटिव मेंबर लगा सकूं। उसके बाद जाट आंदोलन के दौरान हमने भाजपा को अलविदा कह दिया। आपने छोड़ दिया ओबीसी मोर्चा भी? ओबीसी मोर्चा नहीं छोड़ा मैंने, ओबीसी के हितों को नहीं छोड़ा। उसके बाद मैंने हरियाणा में ओबीसी ब्रिगेड खड़ी की, जो कि राजकुमार सैनी के नेतृत्व में चली, और पूरे हरियाणा का ओबीसी समाज उससे जुड़ गया था। लेकिन फिर भी राजकुमार सैनी विवादों में रहते हैं। देखिए, उनका विवादों, उनके अपने विचार हैं। हर इंसान के अपने विचार होते हैं, तो वो जनता को पसंद आए ना आए, और वो पसंद आते हैं लोगों को, एक बहुत बड़े वर्ग को पसंद आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वो पसंद नहीं आते, और वो वर्ग बलशाली हो सकता है, सक्षम हो सकता है, जो कि उन्हें लेट डाउन करने में ज़्यादा काम करता है। बोले जी, अंत में आपसे जानना चाहते हैं, जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि ज़िंदगी में हमेशा खुश रहने की कोशिश करो,
सरकार के गलत कामों की आलोचना करने से बिल्कुल मत हिचकिचाओ। ये मत देखो कि वो सरकार किस पार्टी की है। आपका फ़र्ज़ है कि सरकार के गलत कामों की आलोचना करो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार है, चाहे वो भाजपा की सरकार है, या वो किसी भी दल की सरकार है। ये आपने मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया विचार रखने का, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें जाने से पहले एक बात हम आपको बताते हैं हर बार, लेकिन आज मैंने सोचा, मैंने कहा यार कुछ ना कुछ ऐसा बताया जाए जिससे जनता का फ़ायदा हो और सरकार का नुकसान हो। आप कहेंगे यार ये बात कैसे, जनता का फ़ायदा सरकार का नुकसान हो। ये एक थोड़ा सा जागरूकता का विषय में उठाना चाहता था। इतना कहना चाहता हूँ ज़रूर, जब भी आप गाड़ी चाहे सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, मोटरसाइकिल चलाएं तो हेलमेट का इस्तेमाल करें, और जो हेलमेट की बेल्ट होती है ना, ये इसको पूरा टाइट अच्छे से बांध के रखें। यदि आप ये ऐसा करेंगे तो आपका चालान नहीं होगा, चालान नहीं होगा तो सरकार को नुकसान होगा। तो ये आपकी सेफ्टी है, और इस सेफ्टी के नियमों को ख़ास तौर पर पालन करें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम का ये स्पेशल प्रोग्राम, चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। मैं हूं विकास सुखीजा, अपने साथी के निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।